ऑब्वियसली सैंपल स्पेस एक बड़ी चीज है और उसमें छोटे छोटे अगर टुकड़े करें अपन लोग तो वो सैंपल स्पेस के अंदर होंगे। तो एक कंडीशन तो ये फॉलो होनी चाहिए पार्टीशन के लिए। सेकंड देखो बेटा, आप लोग थर्ड टुकड़े का आपस में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। जैसे E1 यहाँ से यहाँ तक है आप लोगों का E1, ये जो टुकड़ा है वो E1 है। ये वाला टुकड़ा जो दिख रहा है आप लोगों को बेटा वो E2 है, और नीचे वाला जो टुकड़ा आप लोगों को नजर आ रहा है ये वाला, ये टुकड़ा E3 है। तो E1 का E2 के साथ में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तीन अलग अलग टुकड़े हैं। सो इनकी कॉमन प्रोबेबिलिटी 0 होगा। सो ये सारे इवेंट मिलके एक पार्टीशन को शो करेंगे अगर इनका कॉमन पार्ट 0 हो और इनका सम ऑफ मतलब इनका एडिशन S हो। और पर्टिकुलर जितने उनकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होनी चाहिए। सेपरेट प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 नहीं आ रही आपकी। आप लोग माइक ऑफ रखें अपने। अगर एक भी बच्चा माइक ऑन रखेगा तो आवाज कटेगी बेटा। कितने लोगों के माइक ऑन है? कोई कृष्ण गोपाल, यश, विजय, राहुल, इन सब के माइक ऑन है। पहले आप माइक ऑफ करें। जब तक आप लोगों के माइक ऑन रहेंगे बेटा आवाज क्लियर नहीं आएगी। ऑफ करिए आप लोग अपने, म्यूट करिए माइक पहले। म्यूट ही है मेरा। कृष्ण गोपाल, यश, माइक ऑफ करिए। नाउ इट इज क्लियर। क्लियर है बेटा वॉइस? यस सर। यस सर। ओके, अब आप लोग बेस थ्योरम का स्टेटमेंट जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल है, केवल आप लोगों को थ्योरम देखनी है। कभी कभी थ्योरम भी आती है, स्टेट एंड प्रूव द बेस थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस थ्योरम के ऊपर, थ्योरम प्लस अ क्वेश्चन, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आप लोग एक बार थ्योरम को रीड आउट करें, बहुत इजीली आप लोग कर सकेंगे थ्योरम को। टोटल n इवेंट्स है मेरे पास में, E1, E2 अप टू En are the n mutually exclusive events। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको पता है कि कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं किसी भी सैंपल स्पेस के अंदर। नाउ E इनका कोई भी एक कॉमन इवेंट है जो सबके साथ हो रहा है। E1 के साथ भी हो रहा है, E2 के साथ भी हो रहा है, E3 के साथ भी हो रहा है। सो E1 इज एन इवेंट which occurs together with either E1, या तो E1 के साथ होगा या E2 के साथ होगा up to En के साथ होगा। Then we have to prove this result। ये प्रूव करना है बेटा अपन लोगों को। Probability of EI upon E is equal to probability of EI multiplied by probability of E upon EI। ये जो न्यूमरेटर पार्ट है बेटा आप लोगों को मैंने करवाया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वही है ये न्यूमरेटर पार्ट। अगर I की वैल्यू 1 कर देता हूं मैं तो आप लोगों का हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1। अगर I की वैल्यू 1 कर देते हैं मतलब E इवेंट का होना जब E1 हो चुका हो, उस केस के अंदर E इवेंट का होना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। और नीचे जितने भी इवेंट दे रखे बेटा वो सम ऑफ द इवेंट्स है। मतलब अगर J की वैल्यू 1 to 3 है तो नीचे 3 इवेंट आएंगे। J1 मतलब E1 वाला, J अगर 2 है तो E2 वाला, और J अगर 3 है तो E3 वाला। ये तीनों इवेंट्स आएंगे साथ में। नाउ प्रूफ कैसे करेंगे इस थ्योरम को? प्रूफ के लिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें। जैसे अभी अपन लोगों ने डायग्राम में देखा था कि E1, E2 और En कोई भी पार्टीशन है, देन S इक्वल टू, जो अभी अभी पार्टीशन की डेफिनेशन देखी थी अपन लोगों ने, सारा अगर एड ऑन करें तो वो एक सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ हियर इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रूफ। E कैन बी रिटन एज E इंटरसेक्शन S। आप लोग डायग्राम पूछा E की वैल्यू अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो चल सकती है E इंटरसेक्शन S।
एस कोई भी बड़ा इवेंट है और ई उसका छोटा सा पार्ट है, तो दोनों का कॉमन पार्ट जो छोटा वाला पार्ट होगा वो उसका कॉमन पार्ट होगा। तो ई कैन बी रिटन एज ई इंटरसेक्शन एस। अब एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है बेटा, ये पुट करिए आप लोग इसकी जगह, तो आप लोगों को ये वाला इक्वेशन मिलेगा, ई इक्वल टू ई इंटरसेक्शन और एस की वैल्यू मैंने पुट कर दी है इक्वेशन नंबर 1 से। अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं अपन बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक एक के साथ में इंटरसेक्शन को ओपन करिए बेटा, पहले ई को E1 के साथ करिए, ये हो गया आप लोगों का ई इंटरसेक्शन E1 यूनियन ऑफ। अब E2 के साथ लीजिए बेटा, ये वाला पार्ट जो आगे ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है उसको सबके साथ ऑपरेट करिए, तो ई इंटरसेक्शन E2, फिर E3 के साथ करिए ई इंटरसेक्शन E3, ऐसा करते हुए लास्ट तक जाएं अगर अपन लोग तो ई इंटरसेक्शन EN। नाउ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ये थ्योरम में दे रखा है आप लोगों को, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कोई भी कॉमन इवेंट नहीं होता है, तो ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब होते हैं बेटा तो कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता है। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, जब अपन लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट लेते हैं तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, पहला इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, कॉमन पार्ट 0 हो जाएगा, तो सबको ऐड ऑन कर दो बेटा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी का सिंबल लो और सबको ऐड ऑन करो बेटा, ये मैंने ऐड ऑन कर दिया सबको, कॉमन पार्ट 0 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब अपन लोगों को जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड देखो बेटा, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या फाइंड आउट करना है अपन लोगों को, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन E। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन थी उसको ऑपरेट करेंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन E इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EI upon probability of E by the definition of conditional probability। अब बताइए अगर मल्टीपल रूल फॉलो करते हैं तो probability of E इंटरसेक्शन EI की वैल्यू क्या होगी, ये जो मैंने यहाँ लिखी है चेक करिए इसको, अगर मल्टीपल रूल फॉलो करते हैं then intersection can be written as probability of EI multiplied by probability of E upon EI। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी वैल्यू पुट करिए बेटा, ये रही बेटा वैल्यू, डिनोमिनेटर में probability of E पुट करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है बेटा probability of E एज इट इज पुट कर दीजिए पूरा, इक्वेशन नंबर 2 ये मैंने यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग डिनोमिनेटर के अंदर भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, पहले E1 के साथ में लगाइए, ये देखिए बेटा E1 के साथ में। हेलो बोलो बेटा। सर आप कलर पेन को दूसरा पेन यूज कीजिए सर, दूसरे कलर में सर, ये डिवाइड में लगता है ऐसे। तो क्या हुआ बेटा? सर जो आप कलर पेन यूज करें तो उसका कलर चेंज करना सर। कलर चेंज करो, एक सेकेंड, ये लीजिए बेटा, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन EI। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको 2 डेफिनेशन दी थी बेटा मल्टीपल रूल के अंदर, एक डिपेंडेंट इवेंट हो तब और एक इंडिपेंडेंट इवेंट हो तब। इंडिपेंडेंट में तो मल्टीपल हो जाता है और डिपेंडेंट के अंदर इस फॉर्मेट में लिखते हैं जो मैंने यहाँ पुट किया है। सिमिलरली सेकेंड वाला पुट करिए बेटा E2 के साथ में, ये रही बेटा वैल्यू, चेक करिए एक बार, E3 के साथ में इसी तरीके से लास्ट वैल्यू तक पुट करिए, EN तक जाए अगर अपन लोग बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो ये EN वाला इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहेगी। Now the denominator can be written as in the sum of j equal to 1 to n probability of EJ dot probability of E upon
ई जी। ये कंप्लीट प्रूफ है। आप लोगों में से इन दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, इन दोनों में क्या फर्क है? आप लोगों में से कोई बता सकता है? उसमें ई आई अपॉन ई है सर, और इसमें ई अपॉन ई आई। ई अपॉन ई आई और ई आई अपॉन ई में क्या फर्क है? ई आई का मतलब है आई जो जितने भी इवेंट्स होंगे उनमें आई की वैल्यू 1 2 3। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप लोगों को बहुत इजीली थ्योरम क्लियर हो जाएगी। सपोज 3 फैक्ट्री है अपने पास में, ए बी एंड सी 3 फैक्ट्री है। उन तीनों फैक्ट्री के अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज पेन का प्रोडक्शन मान लीजिए कि पेन बन रहा है उनके अंदर, ओके। अब पेन बनते हैं तो कुछ डिफेक्टिव होते हैं और कुछ नॉन डिफेक्टिव होते हैं। मानते हो आप लोग, कोई भी चीज बनती है किसी भी फैक्ट्री के अंदर तो कुछ अच्छी बनती है और कुछ खराब बनती है, राइट? एग्रीड? यस सर। तो मैं बोलता हूं कि E1 इवेंट है फैक्ट्री नंबर 1 के अंदर पेन का बनना, E2 इवेंट है फैक्ट्री नंबर 2 के अंदर पेन का बनना, और E3 मेरा इवेंट है फैक्ट्री नंबर 3 के अंदर पेन का बनना। अब इनका कॉमन इवेंट है E, सबका कॉमन इवेंट है E। मैं बोलता हूँ E डिफेक्टिव आइटम्स है। अब E अपॉन ई आई का मीनिंग क्या है कि पहले इवेंट कौन सा होगा बेटा? E अपॉन ई आई में पहले कौन सा इवेंट होगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो नीचे वाला इवेंट है वो आपकी कंडीशन है, इसके होने की स्थिति में इवेंट होना। तो E अपॉन ई आई का मीनिंग है ई आई का, दैट मीन्स पहले प्रोडक्शन होगा या पहले डिफेक्टिव आइटम आएगा? पहले प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन होगा सर। तो तीनों फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ और डिफेक्टिव आइटम आया, तो आप लोगों को मैं तीनों फैक्ट्री में लेके गया, मैं आप लोगों को दिखाया कि भाई ये प्रोडक्शन हुआ और डिफेक्टिव आइटम निकालिए, तो आप बता देंगे कि ये कौन सी फैक्ट्री का है, क्योंकि मैं आपको अलग अलग ले जाऊंगा तो बता पाओगे कि हाँ इस फैक्ट्री का आइटम है ये। यस सर। अब मैं ये पूरा प्रोडक्शन मिक्स कर देता हूँ बेटा, तीनों फैक्ट्री का प्रोडक्शन मिक्स कर देता हूँ मैं, सारा मिक्सिंग हो गया। अब आप लोग लेफ्ट साइड देखिए। अब ई आई अपॉन ई का मतलब है पहले ई होगा बेटा, ई मतलब मैं उसमें से एक डिफेक्टिव आइटम निकालूंगा और आपसे पूछूंगा, जैसे I1 लूंगा मैं, I की वैल्यू 1 लूंगा तो वो E1 फैक्ट्री का आइटम होगा, I की वैल्यू 2 लूंगा तो वो E2 का होगा, I की वैल्यू अगर 3 लूंगा तो वो E3 का होगा। क्या मिक्सिंग करने के बाद अगर मैं एक निकालता हूँ पीस, तो आप बता देंगे क्या ये कौन सी फैक्ट्री का है? नहीं बता पाएंगे, लेकिन बेस थ्योरम बता देगी, क्योंकि बेस थ्योरम में वो क्वालिटी है कि वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब उल्टी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करता है। अगर मेरे पास में E अपॉन ई आई अवेलेबल हो तो हम लोग ई आई अपॉन ई भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम सारे प्रोडक्शन को मिक्स कर दें और फिर एक डिफेक्टिव आइटम निकालें और आपसे पूछें कि ये कौन सी फैक्ट्री का है, आप नहीं बता पाएंगे बेटा। लेकिन बेस थ्योरम से अपन लोग इनवर्स प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेस थ्योरम की क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है? इनवर्स प्रोबेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकता है। ये क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन से पूरा क्लियर होगा, और ये मटेरियल पूरा मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट करूंगा। आज शाम को आप इसको स्टडी करें, और किसी भी अगर टॉपिक में या किसी भी लाइन में दिक्कत हो तो कल आप लोग मेरे से एक बार वापस पूछेंगे, जब भी अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा आप लोग वापस पूछेंगे। ओके? अब एक बार क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन लेते ही आप लोगों के सारा ये बेस थ्योरम का इजीली क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए एक बार। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। ये सर आराम से देखिए बेटा, एक क्वेश्चन करिए, आराम से देखिए, आप इजीली आप लोगों को क्वेश्चन सेट होते ही वो थ्योरम भी सेट हो जाएगी इसके साथ में। पहले एक बार शांति से क्वेश्चन को आराम से पढ़िए,
एक क्वेश्चन अगर बेस थ्योरम का कर लिया सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और क्वेश्चन 2-2 मिनट के हैं सीधे। देखो बेटा 3 फैक्ट्री है, वही मैंने अभी बोला था, 3 फैक्ट्री है मेरे पास में, ए, बी और सी। ए में 30% प्रोडक्शन हो रहा है, बी में 50% प्रोडक्शन हो रहा है और सी में 20% प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको प्रोडक्शन कितना कितना हो रहा है? यस सर। जी सर। अब उसमें से डिफेक्टिव कितना है? आउट ऑफ दिस 8, 5 और 10। 8, 5 और 10। पहली फैक्ट्री में 8% डिफेक्टिव है, दूसरे में 5% डिफेक्टिव है और तीसरे में 10% डिफेक्टिव आइटम है। ये कॉमन इवेंट है, तीनों का कॉमन है, डिफेक्टिव इज कॉमन इवेंट। अब आपको एक आइटम परचेज करना है बेटा इसमें से, और वो डिफेक्टिव आए, ये इसका कॉमन इवेंट है। तो आपको बताना है कि जो मैंने आइटम परचेज किया है वो फैक्ट्री नंबर ए का होगा। ओके, अब इवेंट एज्यूम करें आप E1। पहले क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है, ये डिफेक्टिव आइटम आ रहा है पहले प्रोडक्शन। सो E1 मानो बेटा इवेंट आइटम प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री नंबर ए। क्लियर? E2 एज्यूम करो बेटा, E2 का मतलब है आइटम प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री नंबर बी। E3 एज्यूम करो आइटम प्रोड्यूस बाय फैक्ट्री नंबर सी। अब इनका कॉमन इवेंट, तीनों में कॉमन चीज क्या है? डिफेक्टिव आइटम का आना। ई इवेंट है अपना डिफेक्टिव आइटम का आना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बताइए कितना प्रोडक्शन हो रहा है? फैक्ट्री नंबर 1 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है बेटा? 30%, 30/100। 30%। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो गया? 30/100। E2 देखो बेटा 50% प्रोडक्शन हो रहा है, तो E2 की प्रोबेबिलिटी होगी 50/100। E3 देखो बेटा 20% प्रोडक्शन हो रहा है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 होगी 20/100। माइक ऑफ करो, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करिए पहले। अब आप लोग बताइए बेटा E/E1 मतलब पहली फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो और डिफेक्टिव आए, कितना है बेटा डिफेक्टिव? बताइए पहली फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो और डिफेक्टिव आए। 8% सर 8/100। 8/100, वेरी गुड। ये हो गया E/E1। तो इसमें देखो बेटा E/E1 का मीनिंग समझो आप लोग। E/E1 का मीनिंग है प्रोडक्शन का होना और डिफेक्टिव का आना। तो नीचे वाला जो इवेंट है वो पहले होगा, मतलब प्रोडक्शन हुआ और डिफेक्टिव आया। अब सेकेंड फैक्ट्री में देखो बेटा, सेकेंड फैक्ट्री से प्रोडक्शन हो और डिफेक्टिव आए, 5/100। 5/100। ओके, यस सर। तीसरी फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखिए बेटा, E/E3 10% डिफेक्टिव। यहां तक समझ में आ गया कि पहले वो बताए आप लोग, ये जो डाटा मैंने लिखे हैं उनको बताइए पहले। सर एक बार रिपीट करो वापस। बेटा पहले तो प्रोडक्शन देखिए आप लोग, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो आपके इवेंट हो गए तीनों, 30%, 50% एंड 20%। ये तो हो गई सिंपल प्रोबेबिलिटी। और ये जो 8%, 5% और 10% गिवन है बेटा, इनका मीनिंग है प्रोडक्शन होने के बाद में डिफेक्टिव का आना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पहले प्रोडक्शन होगा फिर डिफेक्टिव आएगा, दैट इज E/E1। बताइए यहां तक पहले। आगे बेटा यस सर। यस सर। अब बेस थ्योरम लगानी है अपन को। किस फैक्ट्री के लिए लगानी है? तीनों प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया मैंने। अब आपको एक प्रोडक्ट चूज करना है वहां से, और वो डिफेक्टिव आना चाहिए, लेकिन आपको बताना है कि वो कौन सी फैक्ट्री का है। देखो क्वेश्चन में लास्ट लाइन देखिए, कौन सी फैक्ट्री का होना चाहिए? फैक्ट्री नंबर ए। फैक्ट्री नंबर ए को आपने कौन सा नंबर दिया है बेटा? ये देखिए फैक्ट्री नंबर ए फर्स्ट नंबर दिया है, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? I1, आई की वैल्यू 1। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E, जो आपकी थ्योरम थी EI/E, उसमें आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें डिफेक्टिव आइटम निकालना है फैक्ट्री नंबर 1 से।
तो आई की वैल्यू 1 करो बेटा और थ्योरम लगाओ। मैं एक बार थ्योरम दिखाता हूँ आपको, फिर आप लोग आई की वैल्यू 1 करना बेटा वहां पर। ये आपकी अभी जो थ्योरम थी अपनी, उसमें आई की वैल्यू 1 करेंगे तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा बेटा PE1 इंटू P ऑफ E अपॉन E1, और नीचे प्रोडक्ट होगा इनका और एडिशन होगा बेटा नीचे सारा तीनों इवेंट्स का। इसका मल्टीपल इसके साथ करना है आपको, इन दोनों को साथ में लेना है बेटा। E1 E1 साथ में लेंगे, E2 E2 साथ में लेंगे और E3 E3 साथ में लेंगे। रखिए वैल्यू। नीचे तीनों का टोटल आएगा बेटा कैलकुलेशन करके आंसर बताइए। 24/69 आ रहा है। बताइए बेटा कैलकुलेशन करके। PDF शेयर हो जाएगी आप लोगों को क्लासरूम के अंदर। इसी क्वेश्चन पे ही बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता कि डिफेक्टिव आइटम निकालो और फैक्ट्री नंबर सेकंड का होगा, मतलब बी फैक्ट्री का होगा, क्या चेंज करते बेटा आप लोग यहाँ और यहाँ क्या चेंज करते बताइए मुझे। वहाँ पर क्या लेते हैं? अगर फैक्ट्री नंबर 2 का होता तो वहाँ पर क्या लेते हैं? E1 की जगह E2 और फैक्ट्री नंबर 3 का होता तो E1 की जगह क्या लेते हैं? E3। डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा बेटा, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री से निकालें। डिनोमिनेटर का मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब तीनों का जोड़, तीनों फैक्ट्री का एडिशन। और क्वेश्चन लूंगा मैं, एक बार आप लोग देख लीजिए आराम से। वापस क्वेश्चन जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं, जो लोग बाद में नोट्स बनाएंगे वो जब क्लासरूम में शेयर करूं तब बना देना नोट्स। आप लोग पूछो, कुछ पूछना है आप लोग पूछिए, फ्री टू आस्क। सर E1 अपॉन E2 इसका मीनिंग बताओ सर एक बार। E1 अपॉन E2 का मीनिंग है बेटा पहले प्रोडक्शन का होना और डिफेक्टिव आइटम का आना। E2 मतलब सेकंड फैक्ट्री का प्रोडक्शन है और डिफेक्टिव आइटम्स का आना। तो कितने % डिफेक्टिव है सेकंड फैक्ट्री से बताइए। क्वेश्चन में देख के लिखा हुआ सब कुछ। 5% है सर। 5% तो 5/100। जो ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इवेंट है, इनका मीनिंग होता है जो नीचे वाला इवेंट लिखा हुआ वो पहले होगा और जो ऊपर वाला इवेंट है वो बाद में होगा। ये मीनिंग है बेटा। एक बार वापस बताता हूं। E अपॉन E1 का मतलब है पहली फैक्ट्री से प्रोडक्शन होने पर कितना % डिफेक्टिव आया, ये है E अपॉन E1 का मीनिंग। सर E1 का, अच्छा ओके सर ओके। जब अपन फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा वो E1 अपॉन E है, मतलब सारा प्रोडक्शन मिक्स कर दिया मैंने, उसके बाद में एक आइटम निकाला और आपसे पूछा वो कौन सी फैक्ट्री से आएगा वो बताना है। पहले मिक्सिंग नहीं थी, बाद में मिक्सिंग की है अपन ने। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। एक क्वेश्चन और लूंगा, साथ हो जाएगा आप लोगों के। अभी आप खुद अभी अपना भी बोलना स्टार्ट हो जाएंगे, हाँ ये वैल्यू है। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, सारा क्लियर हो जाएगा एक बार में। ये क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक डॉक्टर किसी बीमारी का इलाज कर रहा है, हो सकता है कि वो सही तरीके से इलाज करे और हो सकता है कि वो गलत तरीके से इलाज करे। इलाज करने के 2 ही तरीके होते हैं, आइदर सही तरीके से इलाज हो या गलत तरीके से इलाज हो। अब आपको दे रखा है अगर वो डॉक्टर सही तरीके से इलाज करे उसकी पॉसिबिलिटी है 70%।
तो गलत तरीके से इलाज करेगा उसकी पॉसिबिलिटी होगी 30%। ये देखिए बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 70%, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30%। अब जरूरी है क्या कि डॉक्टर इलाज करे और पेशेंट ठीक हो जाए? कोई जरूरी नहीं है बेटा, हो सकता है पेशेंट ठीक हो जाए और हो सकता है पेशेंट ठीक नहीं हो। तो पेशेंट का ठीक होना और नहीं होना ये कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है बेटा। अब आप लोग नेक्स्ट पढ़िए, चांसेस ऑफ द डेथ, ये कॉमन इवेंट है, ऑफ ए पेशेंट आफ्टर द करेक्ट डायग्नोसिस इज 30%। सही तरीके से इलाज हो फिर भी आदमी मर जाए उसके चांसेस है 35%, और गलत तरीके से इलाज हो और आदमी मर जाए उससे चांसेस है 80%। तो ये कंडीशनल इवेंट हो गया कि इलाज हुआ फिर भी आदमी मर गया। अब आप इवेंट एज्यूम करें बेटा, E1 सही तरीके से इलाज हो, E2 गलत तरीके से इलाज हो, और कॉमन क्या चीज है? आदमी का मरना, चाहे कैसे भी इलाज हो। पेशेंट डाइज आफ्टर ट्रीटमेंट। अब आप लोग ये रेशियो निकालेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग देखें कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, आराम से देखें आप लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माना है बेटा मैंने 70%। आपका E1 इवेंट क्या है? करेक्ट डायग्नोसिस का होना, ठीक है? यस सर। अब इलाज दो तरीके से होता है, सही और गलत। सही अगर 70% है तो गलत कितना होगा? 70 माइनस टोटल 100% है। E2 कितना होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 30%। ये लिख दिया बेटा। अब E अपॉन E1 का मीनिंग समझो आप लोग, और जब तक ये मीनिंग नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बनेगा बेटा। E अपॉन E1 का मीनिंग, दोनों इवेंट देखो, E1 अपॉन E का मीनिंग है सही इलाज होने पर आदमी का मरना, ये मीनिंग है बेटा E अपॉन E1 का। E1 पहले होगा मतलब इलाज होगा फिर भी आदमी मर जाए, उसके चांसेस कितने दे रखे बेटा क्वेश्चन में पढ़िए आप लोग। सही इलाज होने पर आदमी का मरना 35 और गलत इलाज होने पर आदमी का मरना 80। ये देखो बेटा E अपॉन E1 और E अपॉन E2। अब उसका उल्टा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज डायग्नोस्ड रॉन्ग, ही वाज डायग्नोस्ड करेक्ट। दैट मीन्स दोनों निकालना है बेटा, E1 अपॉन E भी फाइंड आउट करना है और E2 अपॉन E भी फाइंड आउट करना है। अब लगाइए बेस थ्योरम, चारों रेशियो आ गए आपके पास में। नाउ अप्लाई द बेस थ्योरम फॉर E1। ये देखिए आप लोग बेस थ्योरम, पहले मैंने E2 निकाल दिया है क्योंकि रॉन्ग डायग्नोस इसने पहले पूछ लिया है। रॉन्ग डायग्नोस है E2, ये रहा बेटा रॉन्ग डायग्नोस E2, इसलिए पहले E2 निकालेंगे फिर E1 निकालेंगे। तो बाय बेस थ्योरम आप लोग देखिए, चेक करिए आराम से। नीचे हमेशा टोटल आएगा बेटा, जितने भी इवेंट्स होंगे उन सब का टोटल आएगा नीचे हमेशा। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। करिए कैलकुलेशन आप लोग। Okay, how many of you got the answer 48 by 97? Send in the chat box yes, no, yes, no.
जो वैल्यू हम लोग रख रहे हैं कैलकुलेशन में वो कितने लोगों को समझ में आ रही है। इवन भी देख लो बेटा, दोनों देख लो। 2 इवेंट ही है इसलिए 1 माइनस करके भी कर सकते हैं आप लोग। अगर 3 इवेंट हो तो फिर 2 निकालना है, जैसे अपन ने क्लास में निकाला था बेटा। अगर 2 ही इवेंट हो तो 1 मैच कर सकते हैं। अब आप लोगों को थ्योरम का स्टेटमेंट क्लियर हो रहा है क्या? अपन लोगों को फाइंड आउट करना है। यस सर। यस स्टूडेंट प्लीज स्पीक अप। अब पता Sir. चलता है क्या फाइंड आउट करना चाह रहे हैं अपन? यस सर। सर एक बार ये बताओ सर, ई आई अपॉन ई इसका मीनिंग सर वापस बताओ सर। ई आई अपॉन ई का मीनिंग है बेटा, आई की वैल्यू जब तक चेंज करते रहेंगे उतने नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होती जाएगी। जैसे आई की वैल्यू 1 होगा तो पहले नंबर का इवेंट की इनवर्स प्रोबेबिलिटी पूछिए आपसे। आई की वैल्यू 2 करेंगे। अब ये देखो आप इसमें I1 और I2 दोनों निकाले अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दोनों पूछे हैं कि उनका डायग्नोस गलत हुआ है या उसका डायग्नोस सही हुआ है। तो आई की वैल्यू डिपेंड करेगी क्वेश्चन के ऊपर। एक बार पहला क्वेश्चन वापिस दिखाता हूँ मैं आपको। पहले क्वेश्चन के अंदर कितनी फैक्ट्रीज है बेटा? नंबर ऑफ फैक्ट्रीज कितनी है? 3 है। तो वैल्यू हो गई 1 2 3। और मैंने आपसे लास्ट लाइन पढ़ी है, कौन सी फैक्ट्री नंबर से प्रोडक्शन पूछा है, वो डिफेक्टिव आया और वो कौन सी फैक्ट्री का है वो बताइए। मैंने कौन सा पूछा है आपसे? ए से। तो आई की वैल्यू क्या हो गई? ए कौन सी नंबर की फैक्ट्री है? फर्स्ट नंबर की। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो E1 अपॉन ई फाइंड आउट करना है बेटा। अगर फैक्ट्री नंबर बी का होता तो आई की वैल्यू सेकंड हो जाती, मतलब 2 हो जाती आई की वैल्यू। तो E2 अपॉन ई फाइंड आउट करते हैं अपन। क्लियर? सर आपने बताया ना सर E अपॉन E1 इसका मतलब हुआ सर प्रोडक्शन हुआ उसमें से कितना डिफेक्टिव हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ। E1 अपॉन E सर इसको मीनिंग कैसे समझे सर? इसका मतलब है डिफेक्टिव आइटम आपने सेलेक्ट किया और वो कौन सी फैक्ट्री से आया है वो पता करना है आपको। ओके सर। देखो बेटा, 2 अलग अलग चीज समझ। मैं 3 फैक्ट्री का प्रोडक्शन अलग अलग रखता हूँ और एक डिफेक्टिव आइटम लेता हूँ हाथ में, तो तू बता देगा कि वो फैक्ट्री फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है। बता देगा आराम से, तीनों अलग अलग है सर। और तीनों को अगर मिक्स कर दो, पूरा प्रोडक्शन को मिक्स कर दो, तीनों फैक्ट्री के प्रोडक्शन को मिक्स कर दो बेटा मैं, और फिर एक प्रोडक्ट निकालूं और वो डिफेक्टिव आएगा तो कैसे बताएगा? आंखों से देख के बता दोगे कि फैक्ट्री 1 का है, 2 का है या 3 का है मिक्स करने के बाद? नो सर। बेस थ्योरम बता सकती है, क्योंकि इस बेस थ्योरम में वो क्वालिटी है, वो इनवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब उल्टी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकता है। इसलिए बेस थ्योरम की हेल्प से अपन बता सकते हैं कि वो कौन सी फैक्ट्री का है। ये मीनिंग है बेटा E1 अपॉन E और E अपॉन E1 का। आफ्टर मिक्सिंग इफ वी वांट टू फाइंड आउट कि जो डिफेक्टिव आइटम आया है वो कौन सी फैक्ट्री का है, उसको यूज करते हैं बेस थ्योरम के लिए। और कुछ पूछना तो Okay, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ा फर्क पड़ेगा। ऑनलाइन में एकदम आमने सामने नहीं है अपन। ऑफलाइन में तो मैं एक बॉक्स लेके आ जाता है हाथ में, ये A बॉक्स है, ये B बॉक्स है, ये C बॉक्स है। अब आप इसमें से एक डिफेक्टिव निकालो और बताओ किसका है, तो आप कहते तो ये तो A का है। अब मैं मिक्स करता हूँ, एक बड़ा बॉक्स लेता हूँ और तीनों बॉक्स को मिक्स कर देता हूँ, फिर एक निकालता हूँ। अब बताओ ये किसका है? आप नहीं बता पाओगे देख के, लेकिन बेस थ्योरम से अपन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लेता हूँ, आप ट्राई करिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप ट्राई करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। इसको पढ़िए, आप लोग आराम से पढ़िए। जितना आपको समझ में आता है एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए सिर्फ, और कुछ मत करिए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पुराने समय में जब मोबाइल नहीं होते थे तो अपन लोग चिट्ठी लिखते थे, लेटर, और फिर उसको पोस्ट ऑफिस के बाहर जो डब्बा लगा हुआ है उसमें अपन डालते थे।
फिर वो पोस्ट ऑफिस में जाता था, वहाँ स्टैंप लगती थी, उसकी स्टैंप लगने के बाद में वो जहाँ आपने भेजा है उस डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के पोस्ट ऑफिस में जाता है, फिर सेग्रीगेट होता है एड्रेस के हिसाब से और फिर डिलीवर करने के लिए जाता है। ये प्रोसेस होता है बेटा। कोई लेटर अपन पोस्ट ऑफिस में डालते हैं तो ये प्रोसेस होता है, बॉक्स में डालते हैं, फिर वो स्टैंप लगती है कि कहाँ का, राजस्थान का है या कलकत्ता का है या कहाँ का है, स्टैंप लगती है, फिर वो राजस्थान में आता है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि ये किस एड्रेस का है, लगती है बैनर्जी का है या जीत कॉलेज का है या प्रताप नगर का है, फिर वहाँ जाता है वो। अब वो स्टैंप लगाने वाले लोग जो है उनकी गलती के कारण वो कहाँ जा रहा है लेटर, आप उसको पढ़िए अब आप लोग। A letter is known to come either from Calcutta और from टाटा नगर। दो जगह है बेटा आपके पास में, कैलकाटा और टाटा नगर। ये लेटर का आना एक इवेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं साथ साथ में क्वेश्चन को करूंगा ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। पहला इवेंट देखो बेटा, आंसर का पहला इवेंट आपको समझ में आ जाएगा, लेटर कमिंग फ्रॉम कैलकाटा। सेकेंड E2 इवेंट, लेटर कमिंग फ्रॉम टाटा नगर। दो जगह से आ रहा है बेटा लेटर। अब उसमें क्या है, लेटर के अंदर हाफ प्रिंटेड पोस्टल स्टैम्प ऑफ द कमिंग स्टेट। कोई कर्मचारी है, उसने लगाई स्टैम्प, सही तरीके से नहीं लगाई। अब आपको स्पेलिंग के केवल दो अक्षर दिख रहे हैं कि वो कहाँ का है लेटर। TA दिख रहा है बेटा, दोनों में TA है, कलकत्ता में भी TA है, देखो आप स्पेलिंग देखो दोनों की, और टाटा नगर में भी TA है बेटा। देखो ये देखो मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ, TA दोनों में है बेटा, TA लेटर। जी सर। ऑफ कैलकाटा एंड टाटा नगर, दोनों में TA दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। अब आप में से कोई भी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव का मीनिंग समझ में आता है आपको? सर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, वेरी गुड। पास या कंटिन्यू लेटर, कंटिन्यू लेटर, वेरी गुड। अब E मेरा इवेंट है बेटा, कंसेक्यूटिव लेटर्स TA आर रीडेबल। आपको केवल दो अक्षर ही दिख रहे हैं, पोस्ट स्टैम्प लगाई और आपको केवल दो अक्षर दिख रहे हैं TA। खाली TA से पता चल जाएगा क्या कि कलकत्ता से आया है या टाटा नगर से आया, पता चल जाएगा क्या अपन को? क्योंकि वो लेटर तो दोनों में है, कलकत्ता में भी है और टाटा नगर में भी है। देखने से मालूम नहीं चलेगा कि ये लेटर कहाँ से आया है अपन को। अब अपन को कॉम्बिनेशन बनाने बेटा। अब आप बनाइए पहले कैलकाटा के लिए दो के कॉम्बिनेशन बनाओ बेटा, कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन। CA स्पेलिंग देखो, स्टार्ट के दो, फिर AL, फिर LC, CU, UT, TT और TA। हो गए बेटा लगातार दो अक्षर? यस सर। जी सर। कितने हुए टोटल? काउंट करिए बेटा, साथ लिखे मैंने, आप काउंट करिए टोटल कितने हुए। 7 है सर। इसमें TA कितनी बार है? एक बार। तो TA आने की प्रोबेबिलिटी, कलकत्ता से लेटर आए और TA हो तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/7। और दो जगह से अगर लेटर आ रहा है तो दोनों के 50-50 चांसेस है। जैसे हेड और टेल होता है कॉइन में, अगर हेड और टेल आने की 50-50, ऐसे ही दो जगह से लेटर आ रहा है तो या तो वो आएगा कलकत्ता से या वो लेटर आएगा टाटा नगर से। चांसेस कितने हुए दोनों के? 1/2। तो E1 इवेंट हो गया कलकत्ता से लेटर का आना 1/2, E2 इवेंट हो गया टाटा नगर से लेटर का आना 1/2। अब होता है E/E1। इसका मीनिंग है कलकत्ता से लेटर आए और TA लिखा हुआ हो, उसके चांसेस 1/7। ये समझ में आ गया आपको? E/E1 देख लीजिए आराम से। अब ऐसे ही कॉम्बिनेशन टाटा नगर के लिए बनाओ बेटा, दो के पेयर बनाओ टाटा नगर के लिए। कैसे बनाते हो? लगातार दो पेयर बनाओ। तो सबसे पहले TA, फिर पहला अक्षर छोड़ दो AT, सेकंड अक्षर छोड़ दो TA। ऐसे करते हुए सारे पेयर दो के अगर बनाए लगातार तो टोटल 8 पेयर बनते हैं बेटा। बताओ TA कितनी बार है इसमें? 2 बार। तो E/E2 कितना हो गया? 2/8। ये चारों रेशियो आ गए आपके पास में, 2 रेशियो यहाँ आ गए, 2 रेशियो। यही चाहिए अपन को बेस थ्योरम करने के लिए। अब मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको पढ़िए। फाइंड द चांसेस ऑफ द लेटर कमिंग फ्रॉम कैलकाटा।
क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा बेस थ्योरम से? E1 अपॉन ई करेंगे या E2 अपॉन ई कैलकाटा के लिए? E1 अपॉन ई। E1 सर। E1 अपॉन ई, वेरी गुड, E1 अपॉन ई। अब ये लगा दो स्टेटमेंट, बाकी सब सेम है, केवल आपको ये रेशियो बनाने आने चाहिए, प्रोबेबिलिटी बनानी आनी चाहिए बस। चेक कर लीजिए आंसर। मीनवाइल मैं आप लोगों की अटेंडेंस सेव कर रहा हूँ। इस समय कोई भी एग्जिट नहीं करेगा, नहीं तो अटेंडेंस सेव नहीं होगी उसकी। आंसर आ गया बेटा? 7/11। Everyone who got the answer? Yes sir। आशीष माइक ऑफ कर। एक क्वेश्चन अगर मैं टाटा नगर के लिए पूछता तो टाटा नगर को कौन सा इवेंट माना है अपन ने? E2, तो आपको निकालना था E2 अपॉन E। अब थ्योरम आप लोगों को क्लियर हुई है बेटा? प्रेजेंट भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे पास में सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से सीधा अटेंडेंस डाउनलोड हो जाती है, आपको प्रेजेंट सर करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अटेंडेंस सेव कर लिए मैंने, 66 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और उसमें से 2 माइनस हो जाएंगे, 2 बार मैं जुड़ा हुआ हूँ तो 2 माइनस हो जाएगा। 64 स्टूडेंट की अटेंडेंस लगी हुई है मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अटेंडेंस का कोई इश्यू नहीं है। आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद वो है। हो सकता है थ्योरम आप लोगों को थ्योरी थी पूरी, हो सकता है पहली बार में समझ में नहीं आई होगी, हो सकता है आप लोग जब क्लासरूम में जाके एक बार नोट्स को वापस देखेंगे आप लोगों को थ्योरम इजीली समझ में आ जाएगी। आप लोग उस थ्योरम को आज देखना और जब नेक्स्ट लेक्चर में वापस आए तो आप लोग थ्योरम और क्वेश्चन में से कुछ भी पूछना हो वापस पूछिए। क्वेश्चन समझ में आया नहीं है फिर वो बताए, थ्योरम को छोड़ो, क्वेश्चन समझ में आ गए आप लोगों को? सर ये लास्ट में सर आपने 1 - 4/11 1 माइनस क्यों किया सर? बेटा 2 ही इवेंट है ना, दोनों का पूछा है तो दोनों का टोटल तो 1 ही होगा ना बेटा। अच्छा तो सर सेकंड वाला क्वेश्चन ऐसा नहीं कर सकते बेटा आप 1 माइनस मत करो, बेस थ्योरम लगा दो, E2 के लिए भी बेस थ्योरम लगा दो आप। अच्छा सर ये सैंपल स्पेस पर टाटा नगर सर ये दोबारा से बताना। दोनों का सम तो 1 ही होगा ना बेटा। हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आराम से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सिर्फ अपन। हाँ सर क्वेश्चन तो आ गया सर, ये लास्ट वाला नहीं आया तो मैंने पूछ लिया सर। कोई दिक्कत नहीं, मैं थ्योरम भी समझ में आ जाएगी, एक बार क्लासरूम में जाके देखोगे थ्योरम भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ओके हेलो सर। हाँ एक चीज मैं पहले बोलता हूँ बेटा आप लोगों को, अभी जो अपना लेक्चर वापस जो 5वां लेक्चर इन्होंने दिया वो केवल 10 मिनट के लिए होगा। आप लोगों को सिर्फ एक बार एड ऑन करके वो असाइनमेंट देखना है, वो देख के मैं क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, 1 घंटे के अंदर अंदर आप सबमिट कर दें, 15 मिनट में हो जाएगा। आप लोगों से 3 छोटे क्वेश्चन लिए हुए हैं, हार्डली 15 मिनट्स ओनली। ओके सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर ये सर सैंपल स्पेस पर टाटा नगर से ये बताना है। क्या हुआ बेटा? सर ये यहाँ पे है ना सैंपल स्पेस पर टाटा नगर सर, इसका बताना था सर। ये P2 का बताना सिखा लिया कि कैसे आया। जो कर्मचारी ये जो भी गवर्नमेंट वर्कर है उन्होंने वो लेटर निकाला, फिर उसमें पोस्ट लगानी थी उनको कलकत्ता की पूरी या टाटा नगर की पूरी लगानी थी, लेकिन तुम जानते हो सरकारी खाता है, सरकारी खाते में सब लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं, तो उसने स्टैम्प तो लगाई पूरी लेकिन केवल 2 लेटर नहीं छपे, ओनली TA ही लिखा हुआ है, ओनली TA आर रीडेबल।
अब खाली टीए देख के कैसे पता चलेगा मुझे कि ये कलकत्ता का लेटर है या टाटा नगर के? आप भी थोड़ी बता सकते हो, टीए तो दोनों में है। तो अब अपन को देखना है कि टीए से क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसलिए अपन ने दोनों के कॉम्बिनेशन बनाकर ये पॉसिबिलिटी फाइंड आउट की कि अगर कलकत्ता से लेटर आए और टीए लिखा हुआ हो उसके चांसेस कितने हैं, और अगर टाटा नगर से लेटर आए और टीए अगर अपन को पता चल जाए उसके चांसेस कितने हैं। इसलिए अपन ने सैंपल स्पेस से बनाया है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, इसलिए हमने सैंपल स्पेस से बनाई है। तो प्रोबेबिलिटी दो तरीके से बनती है, आइदर सैंपल स्पेस बनाकर प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं अपन, या क्वेश्चन में गिवन हो। तो क्वेश्चन में नहीं हो तो आपको सैंपल स्पेस से बनानी है। जैसे मैं दो कॉइन को टॉस करता हूँ तो आपको दो हेड लाने हैं, तो आप सैंपल स्पेस ही बनाओगे ना। दो हेड लाने के क्या तरीके हैं कि दोनों हेड आ जाए, एक हेड आ जाए, कोई भी हेड नहीं आए, तो वो सैंपल स्पेस ही तो बनाते हैं बेटा आप लोग, इसलिए मैंने सैंपल स्पेस बनाया इसका। और कुछ पूछना हो तो पूछो। नो ठीक है बेटा।